हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छा कर रहे होंगे, आपकी बोर्ड की तैयारी अच्छी चल रही होंगी। सो बच्चों, हम आज डिस्कस जो करेंगे बहुत ही आसान चैप्टर के साथ, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और उसकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज हम करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि सोल्ड एग्जांपल है एनसीईआरटी का, in which that is given a parallel plate capacitor. A parallel plate capacitor of circular plates of radius is 1 meter. Means plates जो circular जो plate है उनका जो radius है, parallel plate capacitor है, इनका जो radius है that is r is equal to 1 meter, and at time t equal to 0 it is connected for charging series. R is means resistance of the given that is 1 mega ohm. Again it is charged with the potential difference 2 volt, and calculate the magnetic field at point P halfway between the center of periphery of the plate after t equal to 3 seconds 10 की पावर -3। मीन्स आपको इसके हाफ, यानी कि अगर इन दोनों का रेडियस 1 मीटर है प्लेट्स का, तो इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पॉइंट P का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो हो गया 1/2 मीटर। यहाँ पे टाइम जो गिवन है आपको वो मिलेगा 10 की पावर -3 सेकेंड, एंड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटी इज आल्सो गिवन दैट इज 1 नैनो फैराड। ओके, एंड चार्ज इज गिवन q इज इक्वल टू cv into 1 minus exponent of e means that is t by tau। here बच्चों, सो ये आपकी स्टेटमेंट है, आपको बताना है वेयर टाइम टो इज द टाइम कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू सी आर। मींस टो जो होता है, टो की जो वैल्यू होती है सी आर, कैपेसिटिव सर्किट के अंदर सी आर होता है। देखिए हमारा सी की वैल्यू जो है 1 नैनो फैराड है, मींस 10 की पावर -9, एंड आर इज 1 मेगा ओम means 10 की power 6, that is time constant, and time constant is 10 raised to power -3। so put this value of the tau in the charge, that is q is equal to cv 1 minus e raised to the power -t divided by 10 raised to power -3। okay, so here बच्चों we have to calculate the periphery of charge। हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो निकालना है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए अगर मैं यहाँ पे एडी करंट निकाल लेता हूँ तो यहाँ पे मेरी जो है इक्वेशन सोल्व हो जाती है। उसके बाद हम एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर देंगे, क्योंकि कंडक्शन करंट तो स्टॉप हो जाता है जब चार्ज पूरी तरह से हो जाता है कैपेसिटर। सो यहाँ पे देखिए मेरे को चाहिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द प्लेट्स, दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एंड दैट इज q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू विद एरिया, एंड चार्ज की वैल्यू गिवन है आपको। एरिया जो होगा प्लेट्स का वो होगा पाई आर स्क्वायर, और r की जो वैल्यू है, रेडियस ऑफ द प्लेट इज 1 मीटर, so area becomes pi, and electric field is calculated epsilon naught multiplied by the pi। here when I put the value of q, also अगर मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूं वो होगा मेरे पास E मल्टीप्लाई बाय एरिया, और एरिया मेरे को, अब देखो यहाँ पे जो एरिया है वो इस लूप का लेना है जो पॉइंट P के थ्रू जो है ना पास हो रहा है, जिसका रेडियस 1 बाय
2 है, तो मैं यहाँ पे ई मल्टीप्लाई बाय एरिया यानी कि पाई आर स्क्वायर, जो कि आर की यहाँ पे लूप का जो रेडियस है वो 1/2 मीटर दे रखा है, तो यहाँ पे 1/2 आर स्क्वायर कर देता हूँ, तो ई इंटू पाई बाय 4। अब यहाँ पे फाई की वैल्यू मैं यहाँ पे ई की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ई की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, तो मेरे पास फाई की वैल्यू देखो क्या आती है, दैट इज क्यू डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट पाई इनटू में पाई बाय 4। सो पाई से हुआ पाई कैंसल, फाई की वैल्यू मेरे पास देखो क्या आई है दिस, और इलेक्ट्रिक करंट जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाय डी टी। यहाँ पे मेरे पास फाई की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ दैट इज एप्सिलॉन नॉट इनटू, मेरे को डिफरेंशिएशन इसका करना है डी बाय डी टी, दैट इज क्यू डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, इसलिए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कैंसिल कर देते हैं हम। यहाँ पे डी क्यू डिवाइड बाय डी टी और साथ में ये 4 बच जाता है। अब क्यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, हमें डिफरेंशिएट इसका जो क्यू की वैल्यू हमारे पास ये आई थी, इसको अब हमने क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे कैपेसिटी आपको गिवन है, कैपेसिटी जो कि 10 की पावर माइनस 9 गिवन है और वोल्टेज भी आपको गिवन है। सो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या हुई, 10 की पावर माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 2 जो कि वोल्टेज है, और 1 माइनस ई रेज टू द पावर माइनस टी बाय 10 की पावर माइनस 3। तो ये वाली क्यू की वैल्यू जो मेरे को डिफरेंशिएट करनी है, देखिए सी और बी का तो डिफरेंशिएट होगा नहीं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए क्यू की वैल्यू। तो डिस्प्लेसमेंट करंट जो मेरे पास आएगा दैट इज 1/4 डी बाय डी टी, और जो सी वी की वैल्यू है इसको भी मैं बाहर ही लिख देता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर माइनस 9, एंड हमें डिफरेंशिएट किसका करना है, ई की पावर माइनस टी इंटू 10 की पावर माइनस 3। हमें इस क्वांटिटी का सिर्फ डिफरेंशिएट करना है, तो ये देखिए 1/2 इंटू 10 की पावर माइनस 9। जब 1 का डिफरेंशिएट मैं करने के लिए जाऊंगा तो 1 का डिफरेंशिएट क्योंकि 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है, ई की जो डिफरेंशिएट करूँगा मैं, ई की पावर अगर x है तो एज इट इज आ जाता है डिफरेंशिएशन के बाद 10 की पावर माइनस 3 इंटू माइनस टी का, यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि हम माइनस का डिफरेंशिएट 0 माइनस कर रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस और टी, उसके बाद ई की पावर का डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/-10 की पावर माइनस 3। तो इस पूरी क्वांटिटी का मेरे पास नेगेटिव डिफरेंशिएशन ये आया है, मींस ई की पावर जो है करंट मेरे पास दैट इज आई डी, 1 माइनस ये रहा, 10 की पावर क्या हो गया -3 और -9 ये है, तो 1/2 इंटू 10 रेज टू द पावर मेरे पास बचा -6 ई की पावर -d डिवाइड बाय 10 की पावर -3। और आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है टाइम जब आपके पास 10 की पावर -3 होगा, तो यहाँ पे जब मैं टी की वैल्यू 10 की पावर -3 पुट करूँगा तो मेरे पास जो करंट की वैल्यू आई है, जो कि डिस्प्लेसमेंट करंट है, वो आएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -6। और देखिए ई की पावर 10 की पावर -3, 10 की पावर -3, तो ई की पावर मेरे पास बची -1। अब मेरे पास क्या है, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है क्योंकि पॉइंट पी के ऊपर, इस पॉइंट पी के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ यूज करेंगे, दैट इज बी मल्टीप्लाई बाय डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट कन्वेंशनल करंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करंट। यहाँ पे कन्वेंशनल करंट की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी क्योंकि कैपेसिटर पूरी तरह से चार्ज हो चुका है, तो म्यू नॉट इनटू द डिस्प्लेसमेंट करंट, सो बी जो होगा मेरे पास b इंटू डी एल एंड b इंटू डी एल का इंटीग्रेशन होगा 2 पाई r
और 2 पाई आर यानी कि लूप का जो रेडियस है वो 2 पाई यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 1 बाय 2 दैट इज म्यू नॉट। और ये रहा कन्वेंशनल करंट जिसको सॉरी डिस्प्लेसमेंट करंट जिसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 1 बाय 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 e की पावर माइनस 1। यहाँ पे 2 से हुआ 2 कैंसल और b की जो वैल्यू आई म्यू नॉट बाय पाई इंटू 1 बाय 2 10 रेज टू पावर माइनस 6 एंड e रेज टू द पावर माइनस 1। यहाँ पे ये सारा का सारा जो वैल्यू पुट करके जो मैं पाई की वैल्यू म्यू नॉट की वैल्यू 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई, तो यहाँ पे देखिए 10 की पावर माइनस 7 इंटू 4 पाई जब पुट करूँगा तो पाई से होगा पाई कैंसल इंटू 1 बाय 2 10 की पावर माइनस 6 और e की पावर माइनस 1। पाई से हुआ पाई कैंसल 2 से ये 4 कैंसल 10 की पावर माइनस 6 और माइनस 7। तो आप यहाँ पे ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की जो है वैल्यू आ जाती है। तो आप इसको दोनों तरफ से एक्सपोनेंट को कैंसिल कर सकते हो, लोग की वैल्यू पुट करके लोगों को पुट करके। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हुआ। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है, प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है frequency that is nu is equal to 25 megahertz means 25 multiplied by 10 की power 6 hertz. It is the frequency and electric field is to 6.3 J cap volt per meter means along the y axis। आपको बताना है वैल्यू ऑफ बी। हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब हम पढ़ रहे थे हमारे पास रिलेशन आई थी E बाय बी इज इक्वल टू सी। अब देखिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और हमें क्या करना है, सी की वैल्यू जो है वो निकालनी है, सॉरी बी की वैल्यू जो है वो निकालनी है। फ्रीक्वेंसी से हम ओके ठीक है, तो E इज इक्वल टू देखिए B इज इक्वल टू सी E बाय सी मीन्स 6.3 डिवाइड बाय 3 गुना 10 की पावर माइनस 8। ये आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये टेस्ला में आ जाएगा। और क्योंकि प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्रीक्वेंसी देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शन है अलोंग दी एक्स एक्सिस और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो वाई एक्सिस के अलोंग होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर होगा। सो इट इज अलोंग दी जेड एक्सिस। मैग्नेटिक फील्ड होगा अलोंग दी जेड एक्सिस। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा फिनिश। क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको एक मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन है वो गिवन है। मीन्स उससे भी पहले अगर मैं बात करूँ वेव की जो इक्वेशन होती है दैट इज बी नॉट साइन ऑफ, साइन या कोस यहाँ पे आ सकता है जो कि हार्मोनिक फंक्शन होते हैं। ये ए एक्स प्लस ओमेगा टी, यहाँ पे वेव के की जो वैल्यू होती है, के की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई बाय लैम्डा एंड ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी या फिर 2 पाई मल्टीप्लाई बाय म्यू। अब हम देखते हैं जो एक्सप्रेशन दे रखा है हमें बी यानी कि अलोंग दी वाई एक्सिस जो कि कितना है 2 गुना 10 की पावर माइनस 7 साइन ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 11 टी प्लस 0.5 इंटू 10 की पावर 3 एक्स। ये आपको गिवन है। आपको बताना है व्हाट इज द वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। मीन्स देखिए ओमेगा की ये वैल्यू रही और के की वैल्यू ये है।
यहाँ पे x के साथ है, k की वैल्यू ये है। अब आपको वेवलेंथ बतानी है, तो वेवलेंथ कैसे निकालोगे? k इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाय लैम्डा एंड जो कि गिवन है 0.5 इंटू 10 की पावर 3। आफ्टर पुटिंग दी वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू होगा 2 पाई डिवाइड बाय 0.5 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3। यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट कर देता हूँ अगर मैं, दैट इज 3.14 और ये 0.5 जो है इसको 2 को 4 से डिवाइड कर देगा, तो 5 प्लस इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 मीटर। ये हमारे पास वेवलेंथ आई है। उसी तरह से ओमेगा की वैल्यू ये देखिए ये गिवन है, तो ओमेगा होता है दैट इज 2 पाई मल्टीप्लाई बाय न्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11। सो न्यू इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 डिवाइड बाय 2 पाई। जब हम इस कैलकुलेशन को सोल्व कर लेंगे, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। उसके बाद बताना है आपको राइट दी एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वही जो हमारे पास देखिए बी नॉट की वैल्यू जो है, मेरे पास बी नॉट की वैल्यू ये रही, मेरे पास रिलेशन होती है ई नॉट बाय बी नॉट इज इक्वल टू सी एंड गिवन है बी की वैल्यू, ई की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल दूंगा, ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट मल्टीप्लाई बाय सी, और बी की वैल्यू जो दे रखी है वो 2 गुना 10 की पावर -7 गिवन है। 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है स्पीड ऑफ लाइट। मेरे पास वैल्यू आती है 6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1 मीन्स 60 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो यूनिट आई है। अब मेरे को एक्सप्रेशन लिखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो मैं बड़ी आसानी से लिख देता हूँ। एक्सप्रेशन होता है ई नॉट मल्टीप्लाई बाय साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस के एक्स। तो E इज इक्वल टू ई नॉट की वैल्यू मेरे पास 60 आई है, साइन ऑफ दी ओमेगा की वैल्यू एज इट इज ही रहेगी, दैट इज 1.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 11 टी प्लस के की वैल्यू भी एज इट इज ही रहेगी, वो होगा 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3 एक्स। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एग्जांपल है जो कि अगला ही हमारी एनसीईआरटी में। सो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है लाइट वेव एनर्जी फ्लक्स दैट इज इंटेंसिटी मींस 18 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मेरे को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर स्क्वायर में। सो मैं करता हूँ 18 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 वाट पर मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 1/1000 करूँगा, जो कि दोबारा से रेसिप्रोकल हो गया। उसके बाद आपको बताना है सरफेस एरिया, यानी कि प्लेट्स का जो एरिया है जहाँ पे ये इंसिडेंट हो रही है लाइट, उसका एरिया जो है वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। इसको भी मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दूंगा 20, वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल भी हो जाता, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को क्या कर देता हूँ -4, ये हो गया मीटर स्क्वायर। उसके बाद कह रहा है टाइम इज गिवन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स मीन्स 30 मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स। उसके बाद आपको बताना है फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड। अब देखिए फोर्स जो होता है वो होता है मोमेंटम पर यूनिट टाइम, और उसके लिए हमें मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम के साथ इंटेंसिटी की रिलेशन क्या है। मोमेंटम निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एनर्जी चाहिए हमें, क्योंकि हमें तो इंटेंसिटी गिवन है। इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट एरिया हमें गिवन है 18 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 4 मल्टीप्लाई बाय
एरिया, एनर्जी निकालने के लिए मैं एरिया को और टाइम को इंटेंसिटी से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मीन्स U इज इक्वल टू ए टी मल्टीप्लाई बाई इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी ये रही, एरिया ये रहा 20 गुना 10⁻⁻⁴ मल्टीप्लाई बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60, ये हुआ कैंसल। मेरे पास जो वैल्यू आई है वो आई है 36,123 मल्टीप्लाई बाय 18 10⁻³ ये मेरे पास इंटेंसिटी आई है। मेरे को मोमेंटम चाहिए फोर्स निकालने के लिए, और मोमेंटम की और इंटेंसिटी की रिलेशन होती है, दैट इज मोमेंटम इज इक्वल टू मींस एनर्जी मेरे पास आया है, सॉरी मोमेंटम होता है एनर्जी बाय द वेलोसिटी ऑफ द लाइट। यहाँ पे पुट कर दीजिए, ये 36 मल्टीप्लाई बाय 18 10⁻³ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻⁸, ये हुआ कैंसल 36 मल्टीप्लाई बाय 6 इंटू 10⁻⁻⁵ मोमेंटम आया है। फोर्स निकालने के लिए मैं मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर देता हूँ, जो कि मेरे पास गिवन है। यदि 36 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵ डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 60, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 2 0 मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, 100 कर दिया, 6 से 6 कैंसिल, और ये हो गया 1 and 2 10 1 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ये आपके पास न्यूटन में जो है फोर्स आ ही जाएगा। ये न्यूटन में फोर्स आपका हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में हम चलेंगे, दैट इज कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि 100 वाट का बल्ब है और बल्ब की जो एफिशिएंसी है वो देखी है 2.5%। एफिशिएंसी मतलब देखिए, हमारे पास मान लो एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, हमारे पास एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, इसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं हम 100 वाट पर यूनिट टाइम। एफिशिएंसी मतलब जो हमें ये इसके बदले, इस एनर्जी के बदले, इस इनपुट के बदले जो हमें ये आउटपुट दे रहा है लाइट एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके जो हमें दे रहा है वो दे रहा है 100 का 2.5%, परसेंट मतलब पर 100 मीन्स ये 100 से 100 कैंसल, तो 2.5 वाट हमें ये एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है। उसके बाद आपको बताना है मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए देखिए, हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो होती है पावर पर यूनिट एरिया, और आपको जो इंटेंसिटी निकालनी है वो 3 मीटर जो बल्ब से, यानी कि बल्ब एक पॉइंट सोर्स को मान लेता हूँ मैं, और ये 3 मीटर डिस्टेंस के ऊपर आपने यहाँ पे इंटेंसिटी निकालनी है। तो इस 3 मीटर का रेडियस मान के अगर मैं बल्ब के चारों ओर एक स्फीयर ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि बल्ब क्या है, पॉइंट सोर्स है और ये अपनी एनर्जी हर डायरेक्शन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सो एरिया जो बनेगा मेरे पास, ये बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। स्फेरिकल जो एरिया है उस पूरे स्फीयर का एरिया हम निकाल लेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3.14 इंटू 3 का स्क्वायर, यहाँ पे 9 हो गया, ये मेरे पास एरिया आया। सो इंटेंसिटी इज इक्वल टू यहाँ पे एक मोमेंटम ना समझे बच्चे, ये पावर है, पावर हमें गिवन है, एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, ये हो गया 2.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9। ये मेरे पास इंटेंसिटी की वैल्यू जो है वो आई है। अब देखिए, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। हमें किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो ये इंटेंसिटी है इसका हाफ जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जाएगा, और हाफ जो है और इसमें कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड का।
सो अगर मैं इंटेंसिटी को हाफ कर देता हूँ मीन्स 2.5 डिवाइड बाई यहाँ पे मैं 2 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 9, ये इंटेंसिटी जो है ये 1 बाय, अब देखो इंटेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला होता है 1 बाय एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय द स्पीड ऑफ लाइट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय द सी। अब ये इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट यहाँ पे कर ली है, जो कि हाफ कर दिया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आधा कंट्रीब्यूट करेगा, आधा कंट्रीब्यूट मैग्नेटिक फील्ड से होगा, मींस 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू सी। मेरे पास जो यहाँ पे ई की वैल्यू जो आएगी वो आएगी, देखिए यहाँ पे 2 से हुआ 2 कैंसिल, ई स्क्वायर इज इक्वल टू 2.5 डिवाइड बाय 4 इंटू 3.14 इंटू 9। एप्सिलॉन की वैल्यू हम एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय सी में यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके इसका रूट करना पड़ेगा बच्चों आपको, जो है इसकी अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है, जो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास आया है वो आया है आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू आई है यहाँ पे, और आरएमएस वैल्यू को मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, √2 मल्टीप्लाई बाय ई, यानी कि इस ई की वैल्यू को मैं √2 से जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। और दूसरी तरफ हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड भी कैलकुलेट करके देना है। सो ई नॉट बाई वी नॉट इज इक्वल टू सी। इस रिलेशन से वहाँ पे इसको सोल्व करके मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी जो है आ जाएगी, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज ई नॉट डिवाइडेड बाय सी। और मेरे पास ई नॉट की वैल्यू ये देखिए यहाँ से निकल जाएगी। कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम मैं अगर लगाऊंगा तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो तरीका है वो हमने बता दिया। आप जो है एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ये थे हमारे सोल्ड एग्जाम्पल जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में ज़्यादातर आपको सोल्ड एग्जाम्पल मीन्स देखने को मिलते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं सोल्ड एग्जाम्पल, हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके बाद हम करते हैं इलेक्ट्रिक हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है कैपेसिटर। कैपेसिटर दे दिया है, रेडियस वही स्फेरिकल कैपेसिटर है, प्लेट है, सॉरी सर्कुलर प्लेट्स होंगी जिनका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, मीन्स r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर मीन्स 12 डिवाइड बाय 100 मीटर एंड सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 0.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीन्स 0.5 डिवाइड बाय 100 मीटर। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कैपेसिटी। और करंट भी आपको गिवन है, करंट 0.15 एम्पियर। अब देखिए कैपेसिटी निकालने के लिए ये हमारे पास गिवन है, और कैपेसिटी निकालने के लिए हम तरीका यूज करेंगे, हम फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाय D। अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू जो है हमारे पास वो होती है 8.85 10 टू पावर -12, एरिया पाई यानी कि 3 पॉइंट एरिया होगा पाई r स्क्वायर मीन्स, और d आपको ये गिवन है 0.5 डिवाइड बाय 100। तो ये सारी वैल्यू पुट करने के बाद 8.85 10 टू पावर -12 पाई 3.14 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -4 एरिया हुआ, और यहाँ पे 0.5 इंटू 10 टू पावर -2। अब जब ये सारी की सारी वैल्यूज हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम सोल्व कर लेंगे, तो हमारे पास C की जो है वैल्यू हो जाएगी। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल। अब हमें करंट गिवन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल हमें निकालना है,
और करंट की वैल्यू हमारे पास होती है dq/dt मींस रेट ऑफ चेंज फ्लो ऑफ चार्ज। यहाँ पे अगर मैं देखिए हमारे पास जो कैपेसिटी की वैल्यू होती है C इज इक्वल टू मींस होता है Q डिवाइड बाय V। सो अगर मैं यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर देता हूँ तो D इंटू सी वी डिवाइड बाई dt, यहाँ पे C इज कॉन्स्टेंट dV बाई dt। तो मेरे पास जो रिलेशन बनी I बाई C एंड इज इक्वल टू dV बाई dt। देखो यही फाइंड आउट करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल ही फाइंड आउट करना है। आपको I की वैल्यू जो है वो गिवन है, ये है 0.15 एम्पियर डिवाइड बाई C की वैल्यू हमने ये कैलकुलेट कर रखी है मींस 0.5 इंटू 10⁻⁻² और डिवाइडेड बाई 8.85 10⁻⁻12 3.14 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻4। यहाँ पे आपको जो वैल्यू आएगी दैट इज dV बाई dt मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल होगा। ऐसे हम कैलकुलेट करके ये वैल्यू जो है निकाल लेते हैं। अगले देखिए अगले पार्ट में बता रखा है ऑफेंड द एक्सप्रेशन फॉर द करंट अक्रॉस द प्लेट डिस्प्लेसमेंट करंट। जितना हमारे पास कन्वेंशनल करंट होता है, देखिए इस वायर को अगर हम जोड़ते हैं तो ये कैपेसिटर बन जाती है। वायर के अंदर जो कन्वेंशनल करंट ये IC होता है, इन दोनों के प्लेट के बीच में ID होता है, करंट डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, और IC ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। नेक्स्ट पार्ट में बताना है इज किरचॉफ्स रूल वैलिड एट ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। बिल्कुल किरचॉफ्स रूल अप्लाई होगा, किरचॉफ्स रूल वैलिड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशनल करंट पे एप्लीकेबल है किरचॉफ्स रूल। सो हमारे पास यही आपको बताना था इस क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम क्या करते हैं। अब आपको R गिवन है, रेडियस रेडियस गिवन है प्लेट्स का 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर को मैं क्या करता हूँ, 6 सेंटीमीटर को मैं मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ, दैट इज 6/100 मीटर। अब आपको बताना है कैपेसिटी इज 100 पिकोफैराड और वोल्टेज 230 वोल्ट एंड ओमेगा 300 रेडियन पर सेकेंड। अब आपके पास सारी की सारी वैल्यूज गिवन है, आपको RMS वैल्यू बतानी है करंट के लिए। अब करंट के लिए RMS वैल्यू मीन्स I इज इक्वल टू होता है E/XC या फिर E/1/ωc या फिर E ये ओमेगा मल्टीप्लाई बाई C। अब ये सारी की सारी वैल्यू आपको गिवन है। ये रहा आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कितना गिवन है 230 वोल्ट 230 वोल्ट मल्टीप्लाई बाय ओमेगा इज 300 एंड कैपेसिटी इज 100 पिकोफैराड। 100 पिकोफैराड मींस 10 की पावर माइनस 12 फैराड इंटू 1 पिकोफैराड होता है 10 की पावर माइनस 12। सो यहाँ पे देखिए 10 की पावर 1 2 ये रही और 2 ये रही 5, तो 10 की पावर माइनस 7 तो ये ऐसे ही रहेगा और 23 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 69। तो एम्पियर में ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट पार्ट में हमें बताना है, फिर से वही बात पूछ रहा है कि इज द कंडक्शन करंट इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। यस ऑफ कोर्स कंडक्शन करंट इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ थर्ड पार्ट मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है एट द पॉइंट 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस बिटवीन द प्लेट। देखिए ये एक्सिस है प्लेट की, ये प्लेट की एक्सिस है। आपने 3 सेंटीमीटर दूर मैग्नेटिक फील्ड बताना है, यानी कि ये 3 सेंटीमीटर दूर आपको मैग्नेटिक फील्ड बताना है इस पॉइंट P के ऊपर। अब देखिए पूरा जो रेडियस है वो प्लेट्स का वो 6 सेंटीमीटर है। अगर मैं ऐसे जोड़ देता हूँ इनको, एक सिलेंडर पे एक इमेजिनरी सिलेंडर मान लेता हूँ दोनों प्लेट्स को, और आपको उस सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बताना है।
और सिलेंडर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला था एम्पियर सर्कुलर लॉ की एप्लीकेशन में, जो कि क्या होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2 आई आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर, मींस आर स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। अब सारी की सारी वैल्यू है हमारे पास, म्यू नॉट बाय 4 पाई की वैल्यू होती है 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय ई आई की वैल्यू है 69 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर -7 और आर की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर मतलब इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, डिवाइड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करना है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 इनटू 10 रेज़ टू पावर 4। सो यहाँ पे 10 की पावर को हम कैलकुलेट करके ये यहाँ पे जो कुछ कैंसिल हो रहा है, देखिए एक 6 तो कैंसिल हो ही जाएगा, उसके बाद जो कुछ बचता है और 10 की पावर को सोल्व करने के बाद आप लिख दीजिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है आपकी कैलकुलेट हो जाती है। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है एक फिजिकल क्वांटिटी सेम एक्स रेज की ऑफ द वेवलेंथ रेड लाइट जो है जिसकी वेवलेंथ गिवन है, उसके बाद रेडियो वेव है उसकी भी वेवलेंथ गिवन है। आपको ये बताना है कि कौन सी क्वांटिटी तीनों रेडिएशंस की जो है वो कांस्टेंट रहेगी। अब हमारे पास देखिए फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ की सारी अलग अलग होती हैं रेडिएशंस की, और कोई कांस्टेंट है कोई क्वांटिटी तो है स्पीड ऑफ द लाइट that is 3 into 10 raised to power 8 meter per second in the vacuum। ध्यान रहे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम के अंदर सेम स्पीड से चलती है सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, लेकिन मीडियम में इनकी स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है अकॉर्डिंग टू दी वेवलेंथ। सो फोर्थ क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि जेड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है EM जो वेव है इस तरह से जेड डायरेक्शन की तरफ जो है जेड एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है वो है 30, फ्रीक्वेंसी इज 30 मेगाहर्ट्ज एंड 30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मेगा के लिए हर्ट्ज। आपको इसकी जो है व्हाट इज द वेवलेंथ बतानी है, फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज c बाय लैम्डा। आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है, c की वैल्यू आपको पता है, सो लैम्डा इज इक्वल टू c डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, सो 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी है 30, सो यहाँ पे 30 आएगा बच्चों, 30 into 10 की पावर 6, तो यहाँ पे 7, ये हमारे पास 10 की पावर 7 जो कि मीन्स इस तरह से वेवलेंथ आ जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, रेडियो वेव इज ट्यून्ड एट एनी स्टेशन। अगले क्वेश्चन में भी देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 है मेरे पास, ये जो है बुक, इसमें जो फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 7.5 मेगाहर्ट्ज और 1, फ्रीक्वेंसी 2 जो है वो गिवन है 12 मेगाहर्ट्ज। आपको बताना है व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बैंड, यानी कि आपको इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बतानी है और इस फ्रीक्वेंसी के कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ बतानी है। अब आपको पता है वेवलेंथ होती है c बाय न्यू, वेवलेंथ 1 एंड वेवलेंथ 2 इज आल्सो c बाय न्यू। स्पीड ऑफ लाइट क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है वैक्यूम के अंदर, तो वेवलेंथ 1 के लिए हम क्या करेंगे 3 into 10 की पावर 8 डिवाइड बाय 7.5 into 0.5 into 10 raised to the power 6, और उसी तरह से यहाँ पे भी 3 into 10 raised to the power 8 डिवाइड बाय 12 into 10 raised to the power 6। देखिए कितना 2.51 डिवाइड बाय 2.5 into 10 raised to the power 2, और यहाँ पे बचेगा 1/4 into 10 raised to the power 2 मीटर। सो ये वेवलेंथ हमारी
उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, एक पार्टिकल है जो कि ऑसिलेट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है, अब फ्रीक्वेंसी जो है वो पार्टिकल की देखी है, पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी देखी है 10 की पावर 9 हर्ट्ज है। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। सो बच्चों आपको जब हम वेव्स एंड ऑसिलेशन की बात करते हैं +1 के अंदर, हम पार्टिकल के ऑसिलेशन की जो इक्वेशन लिखते हैं वो लिखते हैं y y0 sin ओमेगा t, और जो उसके बाद ही हम वेव की इक्वेशन लिखते हैं, जैसे भी हम लिखते हैं y या कुछ भी y जो है एम्पलीट्यूड ले लेते हैं y0 sin ऑफ ओमेगा t प्लस kx। सो यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी जो पार्टिकल की है वही वेव की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पे जो वेव की फ्रीक्वेंसी आएगी वो सेम टू सेम 10 की पावर 4 हर्ट्ज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ दी वेव मींस जितने फ्रीक्वेंसी से पार्टिकल ऑसिलेट करता है उतनी ही फ्रीक्वेंसी से जो है ना वो वेव जो है बन जाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हम देखते हैं कि हमें गिवन है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, जो कि कितनी गिवन है, वो है 510 नैनो टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड जो है 510 नैनो टेस्ला। एंड आपको क्या बताना है इसमें, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एम्पलीट्यूड मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू मींस E0। आपको E0 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। अब देखिए हमारे पास जो रिलेशन होती है वो होती है E0 by V0 = C। अब हमारे पास गिवन है मैग्नेटिक फील्ड, हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। सो V0 मल्टीप्लाई बाय C एंड V इज 510 गुणा 10 की पावर -9 नैनो टेस्ला के लिए, मल्टीप्लाई बाय 3 × 10⁻⁸। तो यहाँ पे देखिए कितना हुआ 0351 इंटू 10⁻⁻1 और -1 से ये 0 भी कैंसिल हो गया, 153 न्यूटन पर कूलम्ब लिख सकते हो या वोल्ट पर मीटर भी आप यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है dV/dr। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है और आपको जो है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है, एक्सप्रेशन बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। अब यहाँ पे E0 की जो वैल्यू है, E0 इज 120 न्यूटन पर कूलम्ब। ओके ठीक है। फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 50 मेगाहर्ट्ज मींस 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 हर्ट्ज। आपको फ्रीक्वेंसी बच्चों गिवन है। अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो एक्सप्रेशन लिखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होता है E0 sin ओमेगा t प्लस kx, k is the wave constant। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड also मैग्नेटिक फील्ड is equal to sin ओमेगा t प्लस kx। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशंस हैं, जिनकी कांस्टेंट्स की वैल्यू हम निकाल के क्वांटिटीज की वैल्यू निकाल के हम इनके अंदर पुट कर देंगे। क्वांटिटीज की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले ओमेगा की वैल्यू, पहले v की वैल्यू निकाल लेते हैं। E0 by V0 is equal to C। दैट इंप्लाइज अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है तो V0 की हम वैल्यू आसानी से निकाल देते हैं, E0 डिवाइड बाय C। एंड 120 को अगर मैं 3 × 10⁻⁸ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास आती है वैल्यू दैट इज 40 एंड 40 × 10⁻⁻8 मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ जाती है, टेस्ला में आती है। उसके बाद मेरे को वैल्यू निकालनी है ओमेगा की। ओमेगा होता है 2 पाई मल्टीप्लाई बाय न्यू एंड 2 पाई मल्टीप्लाई बाय न्यू की वैल्यू ये गिवन है दैट इज 50 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ और ये हुआ 100
100 into 10 raised to power 6 means pi into 10 raised to power 8। तो यहाँ पे 0 है, 6 यहाँ पे है, बिल्कुल रेडियन पर सेकेंड। यूनिट जरूर लिख लीजिए किसी भी यूनिट की, क्योंकि क्वांटिटी की, क्योंकि यूनिट के बिना एक्सप्रेशन वैल्यू जो है हमारी अधूरी होती है। पाई वैल्यू पुट कर देंगे 1.34 10 raised to power 8 रेडियन पर सेकेंड। उसी तरह से हमारे पास के की वैल्यू भी आ जाएगी। के की वैल्यू होती है दैट इज 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा। हमें वैल्यू के की ही निकालनी है। ओके, उससे पहले हम लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं mu equal to c by lambda and that implies lambda is equal to c by mu। और c की वैल्यू जो है वो है 3 into 10 raised to power 8 एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो गिवन है 50 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power 6। यहाँ पे हमारे पास देखिए 10 raised to power 7 हो जाएगा, 3 by 5 into 10 और तो 2 means 6 मीटर। 7 8 हाँ 10 raised to power 7 means 6 मीटर आ गया। ये हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आई है, यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो के की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 पाई बाय लैम्डा और 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा की वैल्यू है 6, ये हो गया 3 तो 3.14 डिवाइड बाय 3 मींस 1 पॉइंट समथिंग 4 के इक्वल लिख लेते हैं हम। ये मेरे पास के की जो है वैल्यू आ जाती है पर मीटर। अब हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है उस एक्सप्रेशन के अंदर पुट कर देनी है। हमारे पास सारे के सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू आ चुकी है। सो सबसे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखता हूँ। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या बनता है मेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू ई नॉट। ई नॉट मीन्स ये 120 न्यूटन पर कूलम साइन और ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू देखिए ये रही हमारे पास, ये ओमेगा की वैल्यू थी 3.14 10 raised to power 8 मल्टीप्लाई बाय टी प्लस के। अब के की वैल्यू के लिए हमें ये रहा, ये 1.4 इंटू एक्स। सो ये हमारा एक्सप्रेशन जो आया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है। उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकाल देंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड की हमने वैल्यू निकाल दी थी, वैल्यू ये रही 40 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to power -8 sin of 3.14 10 raised to power 8 टाइम प्लस 1.4 x। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन है। हम पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 8.9 जिसमें कहता है कि टर्मिनोलॉजी ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ द स्पेक्ट्रम इज गिवन इन द टेक्स्ट। यूज द फॉर्मूला एंड कैलकुलेट द एनर्जी इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब हमारे पास देखिए एनर्जी की फॉर्मूला भी उसने जो है ना लिख के दे दिया, हमें कुछ करना ही कुछ नहीं है, सिर्फ वैल्यू ही करनी है और वैल्यू तो हम कर ही लेंगे। E इज इक्वल टू देखिए h और हम लिख सकते हैं h e डिवाइड बाय लैम्डा। और h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, h की जो वैल्यू होती है 6.6 into 10 raised to power -34 जूल सेकंड और c इज 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड। ये दोनों कांस्टेंट्स होते हैं। अब हमें क्या करना है, हर एक वेव की जो है वेवलेंथ, जैसे कि हम पहले रेडियो वेव की वेवलेंथ पुट कर देंगे, एनर्जी निकाल देंगे। यहाँ पे h 6.6 10 की पावर -34 मल्टीप्लाई 3 into 10 raised to power 8 डिवाइड बाय वेवलेंथ ऑफ क्या करेंगे हम, पहले रेडियो वेव की, उसके बाद माइक्रोवेव की। यहाँ पे वेवलेंथ पुट कर करके जो है ना एनर्जी की वैल्यू निकाल देंगे। सिर्फ एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो आपकी जूल में आएगी, लेकिन उसने कहा है आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी निकालने के लिए आप क्या करोगे, जूल को 1.6 into 10 raised to power -19 से क्या कर दोगे, -19 से जो है डिवाइड कर दोगे। तो अब आपकी ये एनर्जी जूल से जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाती है। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
सो यहाँ पे पहले आप रेडियो वेव की, उसके बाद अगली वेव की, उसके बाद आप जो है माइक्रोवेव, रेडियो वेव, सबकी वेवलेंथ पुट करते रहिए, एनर्जी निकालते रहिए, आगे की सारी जो है की एनर्जी आ जाएगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। एक प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको 2 × 10 रेज टू द पावर 10 हर्ट्ज। ओके, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 2 × 10 रेज टू पावर 10 हर्ट्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड है 48 वोल्ट पर मीटर। ओके, कैलकुलेट क्या करना है आपको? कैलकुलेट करना है वेवलेंथ। वेवलेंथ के लिए हम क्या करते हैं, c by lambda is equal to the frequency and lambda is equal to c by nu and c is 3 × 10 raised to power 8 divided by 2 × 10 raised to power 10। जब हम इसको सोल्व कर लेंगे हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 1.5 × 10 raised to power -2 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपको निकालना है एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप क्या करोगे, E डिवाइड बाय B इज इक्वल टू C। ओके, C आपको E की वैल्यू गिवन है, आपको B की वैल्यू चाहिए, तो B की वैल्यू जो है E बाय जो है हमारे पास C आ जाती है। अब E जो है वो 48 और C is 3 × 10 raised to power 8। So 16 × 10 raised to power -8 टेस्ला। अब देखिए ये आपके पास जो है ना B की वैल्यू जो आई है वो RMS वैल्यू आई है। उसने कहा है कि एम्पलीट्यूड के मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की या मैग्नेटिक फील्ड की जो है मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मींस B नॉट इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय B, यानी कि जो ये जो वैल्यू आई है आपको इसको √2 की वैल्यू से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ही आपको जो है ना एम्पलीट्यूड की वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो सी पार्ट है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी of the electric field equals to the energy density of the magnetic field। आपको प्रूफ करना है एनर्जी डेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की है। मैं सी पार्ट के लिए इसको रख कर देता हूँ। देखिए हमारे पास एनर्जी डेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। यहाँ पे हम RMS वैल्यूज की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे E जो होता है, E की वैल्यू जो होती है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, E की जो वैल्यू होती है E बाय B इज इक्वल टू C। मैं E की वैल्यू को क्या कर देता हूँ, ये एनर्जी डेंसिटी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है 1/2 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज। E की वैल्यू मैंने वहाँ से मतलब B स्क्वायर C स्क्वायर को कर दी है। उसके बाद 1/2 एप्सिलॉन नॉट B स्क्वायर एज इट इज और C की वैल्यू मेरे पास होती है, C स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2 म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। सो अगर मैं C स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे C स्क्वायर की वैल्यू ये वाली पुट कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, तो 1/2 B स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नॉट, ये हो गया हमारे पास एनर्जी डेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को हमने मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बराबर प्रूव कर दिया है। यही हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन देखा है आपको, आपने कुछ क्वांटिटीज को कैलकुलेट करके दिखाना है। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू गिवन है वो है 3.1 cos of 1.8 y plus 5.4 10 raised to power 6 t I है। अगर मैं इसको E को कंपेयर कर लेता हूँ E नॉट
cos ऑफ के वाई प्लस ओमेगा टी इंटू आई कैप्स। तो मेरे पास सीधे सीधा वैल्यू पता चल रही है। ई की वैल्यू जो है ई नॉट की वैल्यू 3.1 है, के की वैल्यू 1.8 है और ओमेगा की वैल्यू 5.4 10⁻6 है। सो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन को क्या कर लिया है, कंपेयर कर लिया है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखिए इसका, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द वेव। क्योंकि वेव जो है देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अलोंग द आई कैप है। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन जो वेव का होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया है हमारा वो आया है एक्स एक्सिस के अलोंग। मैग्नेटिक फील्ड हमें देखना पड़ेगा कि किस साइड है, ये तो वाई एक्सिस या जेड एक्सिस के अलोंग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और ये परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के लिए। उसके बाद व्हाट इज द वेवलेंथ? ओके, वेवलेंथ के लिए हमारे पास ये रहा, देखिए के की वैल्यू है, के की वैल्यू होती है 2 पाई डिवाइड बाय लैम्डा और ये जो गिवन है ये गिवन है 1.8। तो लैम्डा इज इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाय 1.8। यहाँ पे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो है ये आई है 2 पाई डिवाइड बाय, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, मींस 2 × 3.14 डिवाइड बाय 1.8 को हम कर सकते हैं 0.9 कैलकुलेट। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको फिर वेवलेंथ की वैल्यू प्राप्त होगी। उसके बाद फ्रीक्वेंसी देखिए ओमेगा रहा हमारे पास, ओमेगा जो होता है वो होता है 2 पाई न्यू और ओमेगा की वैल्यू देखिए है 54 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय 2 पाई इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सो इस वैल्यू को सोल्व करके हमारे पास फ्रीक्वेंसी वैल्यू आएगी। उसके बाद व्हाट इज द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एज अ पार्ट ऑफ द वेव? एम्पलीट्यूड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का निकालना है, E नॉट बाय V नॉट इक्वल टू C एंड दैट इंप्लाइज मैग्नेटिक फील्ड का जो एम्पलीट्यूड होगा E नॉट डिवाइडेड बाय C और E का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो 3.13 × 10⁸ हमारे पास यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू आ जाएगी। राइट द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड। अगला क्वेश्चन जो है इसी का पार्ट है, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड V इज इक्वल टू, पहले हम एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन लिखेंगे V नॉट cos ऑफ के वाई प्लस ओमेगा टी। अब V नॉट की वैल्यू ये रहेगी हमारे पास 3.1 × 3 × 10⁸ cos ऑफ के की वैल्यू हमारे पास आई की 1.8, के की वैल्यू एज इट इज ही है 1.8 वाई प्लस ओमेगा की वैल्यू भी एज इट इज ही रहेगी 5.4 10⁻6 टी। सो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो एक्सप्रेशन आ जाता है। यही हमें बताना था, यही हमें कैलकुलेट करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में जो है वो कर चुके हैं। एग्जाम्पल में हमने सेम टू सेम क्वेश्चन किया था, फिर भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि किस तरह से। देखिए एक बल्ब है, ये बल्ब की एफिशिएंसी गिवन है। अब की बार बल्ब की एफिशिएंसी 5% है। बल्ब जो है वो पावर जो देखिए बल्ब की वो है 100 वाट। ओके, मीन्स 100 वाट एनर्जी जो है हमें वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बल्ब को सप्लाई करनी पड़ेगी। उसके बदले में बल्ब हमें जो है इस एनर्जी का 5% एज अ लाइट एनर्जी देगा। मीन्स अगर पावर जो है विजिबल लाइट की फॉर्म में जो देगा वो हमें 100 का 5% मतलब ये हो गया 5 वाट। ओके, इतनी एनर्जी हमें मिल रही है बल्ब से। अब आपको बताना है इंटेंसिटी होती है पावर बाय एरिया। इंटेंसिटी होती है पावर डिवाइडेड बाय एरिया। पावर हमारे पास 5 वाट है और एरिया निकाल लेंगे हम बल्ब से कितनी दूर, बल्ब से सिर्फ 1 मीटर दूर। यानी बल्ब ये हमारे पास बल्ब है, मान लो ये चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा एनर्जी। ये 1 मीटर का डिस्टेंस, इसको हम इस रेडियस मान के स्फीयर मान लेते हैं। तो 1 मीटर रेडियस 1 मीटर है, तो यहाँ पे 4 पाई
आर स्क्वायर। स्फीयर का जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है, यानी कि 5 आर डिवाइडेड बाय 4 पाई। आर की तो वैल्यू 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमें क्या करना है, 10 सेंटीमीटर, अब 1 मीटर की बजाय वो 10 मीटर दूर आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी वैल्यू 10 मीटर दूर, यानी कि 1 मीटर को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे 10 मीटर से। सो हमारा ये 12th क्वेश्चन भी जो है वो हुआ फिनिश। 13th क्वेश्चन देखिए, 13th क्वेश्चन में आपको बताना है, आपको एक फॉर्मूला यूज करना है जो कि गिवन है लैम्डा टी, यानी कि टी इज द टेम्परेचर मिनिमम वेवलेंथ लैम्डा टी इज इक्वल टू 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। अब यहाँ पे टी जो होगा हमारे पास 0.29 डिवाइडेड बाय लैम्डा सेंटीमीटर केल्विन। obtain the temperature range for the different part of electromagnetic waves, यानी कि different part of electromagnetic waves। सबसे पहले हम रेडियो वेव की जो वेवलेंथ है यहाँ पे पुट करेंगे, उसके लिए टेम्परेचर निकाल लेंगे। फिर माइक्रोवेव की यहाँ पे वेवलेंथ पुट करेंगे, उसके लिए टेम्परेचर निकाल। सभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स की जो वेवलेंथ गिवन है, अलग अलग वेवलेंथ गिवन है, वो अलग अलग वैल्यू टेम्परेचर की आ जाएगी। इस फॉर्मूला में हम पुट करते रहेंगे। सीधा सीधा आपने सिर्फ वैल्यू को पुट करना है और इसमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो पार्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो पार्ट है वो डिटेक्ट करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन नंबर ये 14 है, 14 का जो ए पार्ट है इसमें देखिए 21 सेंटीमीटर वेवलेंथ देखिए। अब ये वेवलेंथ किसकी होती है, कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की होती है, ये वेवलेंथ होती है रेडियो वेव की। रेडियो वेव ठीक है, आंसर बिल्कुल यहाँ पे आप लिख दोगे रेडियो वेव। उसके बाद कह रहा है कि 51057 आपको बताना है मेगाहर्ट्ज, यानी कि ये फ्रीक्वेंसी रेंज किस वेवलेंथ की होगी, रेडियो वेव की होगी, माइक्रोवेव की होगी या इंफ्रारेड की होगी। आपने कोई पर्टिकुलर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बताना है जिससे ये फ्रीक्वेंसी बिलोंग करती है। सो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर भी आपको ये सारा का सारा हो जाता है। सो इस तरह से हमारा जो ये चैप्टर हुआ ये फिनिश हुआ बच्चों। बहुत ही आसान चैप्टर था। अगले वीडियो में अगले चैप्टर की एनसीईआरटी एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। तब तक जो है चैनल आप सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।